तो कभी हमने सोचा है कि जो दवा की गोली हम खाते हैं वो आखिर काम कैसे करती है, या फिर एक छोटा सा पौधा कैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही विज्ञान में छिपा है, और वो है बायोकेमिस्ट्री। आज हम इसी दिलचस्प विषय के चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि स्लाइड पर हम देख सकते हैं, शीर्षक है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का एक परिचय। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस: इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पूरे अध्याय में हम 3 मुख्य विषयों को समझेंगे। सबसे पहला, बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन। दूसरा, फार्मेसी के क्षेत्र में बायोकेमिस्ट्री का क्या महत्व और क्या स्कोप है। और तीसरा, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है यानी सेल, उसका बायोकेमिकल संगठन कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री आखिर है क्या। पहला पॉइंट देखते हैं। लिखा है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसे सरल शब्दों में समझें तो हमारे शरीर के अंदर हर पल हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे खाना पच रहा है, हम सांस ले रहे हैं, यहाँ तक कि सोच भी रहे हैं। तो इन सभी जीवित प्रक्रियाओं के पीछे की जो केमिस्ट्री है, उसी को समझना बायोकेमिस्ट्री है। अगला पॉइंट है, इट कंबाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप लिविंग सिस्टम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि जैसा कि हम इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन तीनों विज्ञानों का एक संगम है। इन तीनों के सिद्धांत जब मिलते हैं तो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जीवित प्राणी आखिर काम कैसे करते हैं। आगे देखते हैं। बायोकेमिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, एज वेल एज द एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज दैट ड्राइव दीज रिएक्शंस। इसका मतलब है कि जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई करते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और साथ ही वो उन एंजाइम्स और मेटाबॉलिक पाथवेज को भी समझते हैं जो इन मॉलिक्यूल से जुड़ी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और आखिरी पॉइंट है, दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट दीज प्रोसेसेस। यानी वो डीएनए और जीन्स के लेवल पर जाकर ये भी पता लगाते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं कंट्रोल कैसे होती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज अ फंडामेंटल फील्ड इन द लाइफ साइंसेज विद एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये कि बायोकेमिस्ट्री जीवन विज्ञान की एक तरह से बुनियाद है, जिसका इस्तेमाल दवा बनाने से लेकर खेती बाड़ी और नई नई बायोटेक्नोलॉजी तक हर जगह होता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि फार्मेसी यानी कि दवाइयों की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। देखिए स्लाइड में लिखा है, द स्कोप इज ब्रॉड, एनकम्पसिंग ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। की एरियाज इंक्लूड। मतलब इसका दायरा बहुत ही बड़ा है, जिसमें नई दवाओं को खोजने से लेकर उन्हें बनाने और फिर मरीज तक पहुंचाने तक सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है 1. ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। आगे लिखा है, biochemistry is used to understand the structure and function of biomolecules such as enzymes and receptors, which are important targets for drug development. इसका मतलब ये हुआ कि बायोकेमिस्ट्री हमें शरीर के उन खास प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स और रिसेप्टर्स को समझने में मदद करती है जिन पर दवाएं जाकर असर करती हैं। ये एक तरह से दवाओं के लिए टारगेट्स की तरह होते हैं। Biochemists use this knowledge to design and develop new drugs that can bind to these targets and modulate their activity. तो इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ऐसी नई दवाएं बनाते हैं जो इन टारगेट से जाकर जुड़ सकें और बीमारी को ठीक कर सकें, जैसा कि हम इस छोटे से डायग्राम में देख सकते हैं, जहां एक दवा एक रिसेप्टर से जुड़ रही है। दूसरा एरिया है 2. ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। Biochemistry is also used to understand how drugs are metabolized in the body, which can affect their efficacy and safety. इसको ऐसे समझते हैं कि हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है। जब कोई दवा अंदर जाती है तो ये फैक्ट्री उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती है ताकि शरीर उसे इस्तेमाल कर सके या बाहर निकाल सके। तो बायोकेमिस्ट्री हमें इसी फैक्ट्री के काम करने के तरीके को समझने में मदद करती है, जिससे दवा का असर और उसकी सेफ्टी दोनों पर प्रभाव पड़ता है। बायोकेमिस्ट्स यूज दिस नॉलेज टू ऑप्टिमाइज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक। इसी जानकारी से दवाओं को और ज्यादा असरदार और कम टॉक्सिक यानी कम जहरीला बनाया जाता है। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री के स्कोप की बात को आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। 3. नेचुरल प्रोडक्ट्स।
इसमें लिखा है बायोकेमिस्ट्री इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट नेचुरल कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अदर सोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड एज ड्रग्स और ड्रग लीड्स। इसका मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से वैज्ञानिक पेड़ पौधों और छोटे छोटे जीवों जैसे कुदरती स्रोतों से ऐसे फायदेमंद कंपाउंड्स को पहचान कर अलग करते हैं जिससे दवाएं बनाई जा सकती हैं। Biochemists use techniques such as chromatography and mass spectrometry to purify and analyze these compounds. अब इन कंपाउंड्स को शुद्ध करने और उनकी पहचान करने के लिए क्रोमैटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। ये नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर ये बस ऐसे तरीके हैं जिनसे वैज्ञानिक किसी मिक्सचर में से खास मॉलिक्यूल्स को अलग करके उनकी पहचान करते हैं। चौथा पॉइंट है 4. बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is used to develop biotechnology products such as vaccines, diagnostic tests, and gene therapies. इसका मतलब साफ है कि बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल वैक्सीन, बीमारियों का पता लगाने वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और जीन थेरेपी जैसे बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। Biochemists use techniques such as recombinant DNA technology and protein engineering to create these products. और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा हम इस डीएनए की तस्वीर में देख सकते हैं, और प्रोटीन इंजीनियरिंग जैसी बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब फार्मेसी में स्कोप के आखिरी बिंदुओं पर आते हैं। 5वां बिंदु है 5. फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। Biochemistry is used to develop dosage forms of drugs such as tablets, capsules and injectable solutions. इसका मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री ये तय करने में भी मदद करती है कि किसी दवा को टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन के रूप में कैसे बनाया जाए ताकि वो सबसे अच्छा काम करे। Biochemists use this knowledge to optimize the stability, solubility and bioavailability of drugs in these dosage forms. इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक दवा की स्टेबिलिटी यानी वो कितनी देर तक खराब नहीं होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता और शरीर में उसकी बायोअवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को बेहतर बनाते हैं। तो संक्षेप में, जैसा कि इस बॉक्स में लिखा है, ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी, फ्रॉम ड्रग डेवलपमेंट टू फॉर्मुलेशन टू डिलीवरी। यानी बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी के हर पहलू में दवा की खोज से लेकर उसे बनाने और मरीज तक पहुंचाने तक एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। अब ये 5 पॉइंट्स तो बहुत जरूरी हैं, पर इन्हें याद कैसे रखा जाए? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका इस पीले स्टिकी नोट पर दिया गया है। रिमेंबर द 5 स्कोप्स: D डिजाइन, M मेटाबॉलिज्म, N नेचुरल प्रोडक्ट्स, B बायोटेक्नोलॉजी, F फॉर्मुलेशन। और इसे याद रखने के लिए हम ये एक वाक्य याद कर सकते हैं: डिजाइन मेनी न्यू बायोफॉर्म्स। ये वाक्य एग्जाम में 5 पॉइंट्स याद रखने में बहुत मदद करेगा, तो इसे जरूर नोट कर लें। तो अब हम अपने अगले बड़े टॉपिक पर आते हैं, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिका और उसका जैव रासायनिक संगठन। The cell is the basic unit of life and is composed of a variety of different biochemical compounds and structures. इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है और ये कई अलग-अलग तरह के बायोकेमिकल पदार्थों और संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। The main components include, इसके मुख्य घटकों में शामिल हैं। सबसे पहला 1. The cell membrane. The cell membrane is a selectively permeable barrier that surrounds the cell. सेल मेम्ब्रेन को हम एक गेट कीपर की तरह समझ सकते हैं। ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने की इजाजत देती है जिनकी कोशिका को जरूरत है। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये एक लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, और यही लेयर मॉलिक्यूल्स की कोशिका के अंदर और बाहर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। दूसरा मुख्य घटक है 2. The cytoplasm. The cytoplasm is the gel-like substance that fills the cell and contains all of the cell's organelles and other structures. साइटोप्लाज्म एक जेल जैसा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर भरा होता है और इसी के अंदर कोशिका के सभी छोटे-छोटे अंग यानी ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। चलिए, अब कोशिका के और अंदर चलते हैं और उसके आंतरिक भागों को समझते हैं। तीसरा घटक है द न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो जैसे साइटोप्लाज्म पूरी सेल में होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक जेल जैसा पदार्थ है, लेकिन ये कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। It contains the genetic material of the cell, DNA, which is responsible for the cell's growth and reproduction. और इसी के अंदर कोशिका का genetic material यानी कि DNA होता है।
इस डीएनए को हम कोशिका का ब्लूप्रिंट या कमांड सेंटर भी कह सकते हैं, जिसमें कोशिका को बनाने और चलाने की सारी जानकारी लिखी होती है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है 4, द माइटोकॉन्ड्रिया। The mitochondria are structures within the cytoplasm that are responsible for generating the energy needed by the cell through the process of cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोशिका के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। ये भोजन से ऊर्जा निकालकर कोशिका को देते हैं ताकि वो अपने सारे काम कर सकें, और इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम कोशिका के उन हिस्सों की बात करेंगे जो चीजें बनाने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। पांचवा घटक है 5, द राइबोसोम्स। The ribosomes are small structures within the cytoplasm that are responsible for synthesizing proteins. They are made up of RNA and proteins. Ribosomes बहुत ही छोटी-छोटी संरचनाएं हैं जिनका मुख्य काम प्रोटीन बनाना है। हम इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। छठा है 6, the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. These are structures that help to transport and modify molecules within the cell. ये दोनों संरचनाएं कोशिका के पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरह हैं। ये राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स को पैक करके सही जगह पर भेजती हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द सेल्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ये कोशिका के अंदरूनी संगठन और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सातवां घटक है 7, द लाइसोसोम्स। The lysosomes are small structures within the cytoplasm that are responsible for breaking down and recycling waste materials within the cell. लाइसोसोम कोशिका का रीसाइक्लिंग सिस्टम या सफाई विभाग है। ये कोशिका में मौजूद कचरे और टूटी-फूटी चीजों को तोड़कर साफ करते हैं। तो देखिए, एक पूरी टीम की तरह काम होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस उन्हें पैक करके सही जगह भेजते हैं, और लाइसोसोम आखिर में सारा कचरा साफ करते हैं। और अब हम इस अध्याय के निष्कर्ष पर आते हैं, यानी इसके कंक्लूजन पर। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, all of these different structures and compounds work together to maintain the integrity and function of this cell. इसका मतलब ये है कि कोशिका की ये सभी अलग-अलग हिस्से और पदार्थ एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि कोशिका सही सलामत रहे और अपना काम ठीक से कर सके। They ensure that the cell can carry out all of its necessary functions, such as वे पक्का करते हैं कि कोशिका अपने सभी जरूरी काम कर सके, जैसे कि ग्रोथ यानी विकास, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, और मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया। इन तीनों को एक साथ वाइटल फंक्शंस या जीवन के लिए जरूरी कार्य कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने देखा कि एक छोटी सी कोशिका भी कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी व्यवस्थित होती है, और सोचिए हमारे शरीर में ऐसी खरबों कोशिकाएं हर पल एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। अगले अध्याय में हम इनमें से कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को और ज्यादा गहराई से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।